आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 0 और 0 का इस्तेमाल करके कोई एल्गोरिथम लिखी जाएगी। 600 AD के आसपास आर्यभट्ट ने किया। तो ये कहना कि नहीं सिर्फ एक औरंगजेब ही बदमाश था, ये भी गलत है। ये तो पूरी डायनेस्टी ऐसी थी। एंड वी वर सो वीक एंड वी वर सो फ्रैक्चर्ड कि हमारे ऊपर अंग्रेज काबिज हो गए। आज भी अगर अंग्रेजी में कोई चीज बोली जाती है तो हमें लगता है वो सही। किसी किताब का नाम अलजेब्रा क्यों होता है? बीजगणित क्यों नहीं होता? बीजगणित में कोई न्यू एडिशन नहीं किया किसी ने। बट ऐसा क्यों होता है कि गोरा साहब जब कुछ करता है उसके नाम से चल जाता है, बट भूरा साहब के नाम से नहीं चलता? इसरो की साइड से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? किसी फेलियर से सीखने में सबसे सक्षम इंस्टीट्यूशन। अगर लोग बदले, समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, ज्ञान हमारा बढ़ा, तो हमारा जीने का जो तरीका है जिसको हम धर्म बोलते हैं वो भी बदलना चाहिए ना। हम किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं, पानी से बने। पानी के गुब्बारे हैं जिनमें कार्बन से परत लगी हुई है। सो नथिंग इज यूनिक इन अस। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाइए तो कोई बीज ले जाना मना होता है, आपको पकड़ लेगी पुलिस। 22% बच्चे हैव डिजिटल गर्लफ्रेंड्स और डिजिटल बॉयफ्रेंड्स। एआई जहां अगले 2030 तक पहुंचेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज अ मिसगाइडेड मिसाइल। आप दुनिया में सारी थ्योरी उठा लीजिए, 90% थ्योरी इंडियन से। भगवत गीता में और उससे भी पहले अगर जाएंगे तो वेद में जहाँ कहीं भी आत्मा को डिफाइन करने की कोशिश की गई है तो जो एक कॉमन लाइन निकल के आती है कि आत्मा वो है जो अजर है, अमर है, जो ना कभी जन्म लेती है, वो बस अपना रूप बदलती है, स्वरूप बदलती है और एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। जब हम साइंस की तरफ निकलते हैं और एनर्जी की बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि वहाँ पे जिस तरीके से थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इन दोनों जगह को एक साथ ला के देखने पे लगता है कि शायद दोनों के रास्ते मेथड अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। स्पिरिचुअलिटी भी अंतिम सत्य को तलाशने की कोशिश करती है और साइंस भी वही अंतिम सत्य, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इसी तरह के शब्दों के साथ आगे निकलता है। तो आज ये सारा कुछ, क्या स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक है, एनर्जी क्या है, जब हम एनर्जी कहते हैं तो उससे हम क्या आम जीवन में क्या मतलब समझ पाते हैं, इस तरह की सभी बातें समझेंगे एक ऐसे इंसान से जो कि एक साइंटिस्ट है, जो कि एक राइटर है, जिन्होंने सबसे बड़े ऑफिस यानी राष्ट्रपति भवन से लेके एक आम आदमी के जीवन तक के लिए काम किया है। सृजन पाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो एनर्जी और थर्मोडायनामिक्स और जो आत्मा का जो प्रिंसिपल अपन देखते हैं उन दोनों में किस तरह की सिमिलैरिटी है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं जब भी स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करती हूँ और साइंस की तरफ निकलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है दोनों सेम बातें कहना चाह रहे हैं बट दोनों के मेथड्स बहुत अलग हैं और शायद इसीलिए दोनों में हम देखते एक तरह का टकराव है। आप क्योंकि एक साइंटिस्ट भी हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? कितना टकराव है या दोनों सच में एक जैसे हैं, दोनों का सिर्फ मेथड अलग है? स्पिरिचुअलिटी, साइंस। मुझे लगता है कि साइंस इज क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी देन रिलीजन इज। ट्रू। प्रॉब्लम हमने ये कर दी है ना कि स्पिरिचुअलिटी को हमने अलग अलग रिलीजन के साथ एसोसिएट कर दिया है। जो जहाँ रहता है वो कहता है स्पिरिचुअलिटी मेरी रिलीजन की सबसेट है। बट स्पिरिचुअलिटी इज फार मोर बिगर देन एनी वन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इज क्लोजर टू साइंस देन रिलीजन। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज दिस, व्हाट डज साइंस से? साइंस बोलती है कि देयर इज वन ट्रूथ, देयर इज वन करेक्ट आंसर। Anybody can find this correct answer. You don't have to be Einstein to find it. You don't have to be Newton. If your theory is better than Newton's theory, then tomorrow it will be your theory and not Newton's theory. So science says there is no kings in science. No? Everybody is equal. Knowledge is power. Science says there's one correct answer. And to find that correct answer, you can have multiple paths. आप ऐसे जाओ, मैं इधर से जाता हूँ, कोई कहीं और से आता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा रास्ता गलत है और मैं कहूं कि आपका रास्ता गलत है। हमारी मंजिल एक हो सकती है, रास्ते अलग हो सकते हैं और हम एक दूसरे के रास्ते का सम्मान करेंगे और जो भी मंजिल में पहले पहुंच जाएगा या सब पहुंच जाएंगे तो वो सब सही तक पहुंच गए। साइंस इज ऑल्सो हम्बलिंग। साइंस सेज वी नो अ लॉट बट देयर इज मच मोर वी डोंट नो एंड देयर इज अ लॉट व्हिच वी डोंट नो व्हिच वी डोंट नो। मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या नहीं आता, ये भी बहुत बड़ा है। And science acknowledges it, है ना?
Science does not go around explaining everything which I don't know. If you ask me a question I don't know, I'll say I don't know. If I think nobody yet knows in science, I'll also tell you that. And that does not कि मैं छोटा हो जाऊंगा उससे, Right. है ना? अब spirituality क्या कहती है? एक सही आंसर होगा, है ना? We are pursuing one universal truth. लेकिन आपका और मेरा और किसी और का रास्ता अलग हो सकता है. आप रास्ते बदल भी सकती हैं, लेकिन उससे आप पथभ्रष्ट नहीं होगे जब तक आप गोल की तरफ जा रहे हैं. और मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही रास्ता सही है, दूसरों का गलत है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट साइंटिफिक थिंकिंग इज. स्पिरिचुअलिटी में भी वैसे तो मेरा तो ये मानना है कि कोई किंग्स नहीं होने चाहिए, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल लीडर स्वयं हैं. विज्ञान में भी आप अपने लीडर स्वयं हैं, और आपसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी आपके बारे में कोई नहीं जान सकता. मतलब सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी देन इट्स वेरी, इट हैज टू बी इंडिविजुअलिटी, योर स्पिरिट. यस, यू नो, आपकी आत्मी, आप अपनी आत्मा की खोज करने के लिए दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो उनकी आत्मा खोजेंगे ना, राइट, अपनी थोड़ी ना खोजेंगे. सो ये दिस इज वेयर आई फील वी आर एग्जैक्टली, so there's no conflict between science and spirituality as long as science remains humble and as long as spirituality remains pure, है ना. ये कमर्शियलाइज हो गई स्पिरिचुअलिटी तो ये साइंस से दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें आका बन जाएंगे. बट जब हम रिलीजन को भी देखते हैं तो रिलीजन में भी ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं. जैसे इस्लाम के हो, या मैं देख रही थी तो इस्लाम का जितना भी उसके इर्द गिर्द नियम बने हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि वो शुरू कहाँ से होके आया है. उनका एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है उस पर. उसी तरीके से हमारे उधर जो एक हिंदू पूरा चल रहा है वे ऑफ लिविंग, वो जिस तरीके से बेस्ड है, सीजनल बेस्ड फेस्टिवल्स हैं, तो ये भी मुझे देख के लगता है देन इट्स ऑल्सो कि आप ग्रुप लेवल पे किसी वे ऑफ लिविंग को, किसी को एक को पता चला और आपने ग्रुप लेवल पे उसको लागू करने की कोशिश की. वो जो स्पिरिचुअलिटी का अंग है वो सारी रिलीजन में एक जैसा है. झूठ नहीं बोलना, हाँ, बड़ों का सम्मान करना, कोई गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करना किसी सामान का, किसी का मर्डर नहीं करना, है ना, किसी को किडनैप नहीं करना. राइट, ये सारी रिलीजन किसी को बेवजह पीड़ा नहीं पहुंचाना, इवन जानवरों को. ये तो सभी धर्मों में या रिलीजन्स बोलूं तो ये स्पिरिचुअल कंपोनेंट इज सेम. प्रॉब्लम सारी है थियोलॉजी की, और जो आप बोल रहे हो वो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. जैसे कोई रिलीजन कहेगी कि कोई अगर मृत हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाए बॉडी के साथ, वो उनकी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जहां वो शुरू हुई थी उसके हिसाब से बना दिया गया. कोई आवश्यक नहीं है कि वो आज के परिदृश्य में भी उतनी ही वैलिड हो, या अगर रिलीजन यहां से उठ करके कहीं और चली गई हो तो वो उतनी वैलिड हो. बिकॉज ये सारी चीजें उस लैंड की एग्रोक्लाइमेटिक नीड्स, उस लैंड के लोग, उस लैंड में क्या उगता है, मौसम कैसा होता है, उसके हिसाब से ये थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बना दिए गए. कुछ रिलीजन ऐसी हैं, और विल नॉट गेट इनटू कि कौन सी हैं और कौन सी नहीं हैं, जो बदलने में विश्वास नहीं रखती. समस्या वहां से शुरू होती है. जब हम बदलाव को और परिवर्तन को अपोज करना शुरू कर दिया और मैंने ये कह दिया कि ये अंतिम है सत्य, और इसके बाद ना तो हम कुछ खोज पाएंगे, ना कुछ खबर लगेगी, ना हम कहीं और जाएंगे, ना दुनिया बदलेगी, तो अब इस अंतिम सत्य को कोई बदल ही नहीं सकता. तो समस्या वहां से शुरू हो जाती है. इसीलिए भारत में ऐसी कोई अंतिम सत्य की कोई किताब नहीं. वेद भी बदलते रहे. किसने लिखा वेद, पता ही नहीं आपको. क्यों नहीं पता? क्योंकि बदलते रहे. और ऐसे एक ही वेद नहीं है, अनेक वेद है, और वेद ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग हैं. उसको जब हम पौराणिक फॉर्म में लेके चले गए, वेदों को उपनिषद के फॉर्म में लेके हमने इंटरप्रिटेशन किया. और आज भी अगर आप कोई कहते हैं कि मैं एक नई रिलीजियस पुस्तक लिखती हूँ तो हम आपको मना नहीं करेंगे, इनफैक्ट वेलकम करेंगे. बुद्धिज्म पूरा निकल के आया, जैनिज्म आया, पूरा का पूरा वो भी बदलता रहा. हाँ, उसमें भी कई फॉर्म्स निकले. उसमें तो कई फॉर्म, क्योंकि इंडिया के स्पिरिचुअल कॉन्स्ट्रक्ट से अगर कोई भी चीज निकल के आई तो उसमें वो परिवर्तनशीलता का एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसके डीएनए में है. तो बुद्धिज्म भी बदलता रहा, जैनिज्म भी बदलता रहा, और आज दूसरे फॉर्म में है, और होना ही चाहिए. बिकॉज अगर लोग बदले, समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, ज्ञान हमारा बढ़ा, तो हमारा जीने का जो तरीका है जिसको हम धर्म बोलते हैं वो भी बदलना चाहिए ना. तो बदलता है. दैट्स व्हाट इट इज. मतलब फिर भी इवोल्यूशन के फेज में अगर इस तरीके से बदलाव को ही सिर्फ लेके चला जाए तो इसका मतलब है कि अंतिम सत्य अभी भी हम नहीं जानते हैं. बिल्कुल नहीं जानते. ना स्पिरिचुअलिटी के इर्द गिर्द रह के, ना साइंस के इर्द गिर्द रह के. अंतिम सत्य नहीं जानते है या नहीं है, ये नहीं पता. पहली बात. दूसरी बात, अगर है भी और मैं नहीं जानता तो मैं कुछ तो जानता हूं ना. मैं अगर जो मैं कल जानता था उससे आज बेहतर जानता हूं, बीते कल से बेहतर आज हूं, आई शुड बी हैप्पी इन दिस. और ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में तो सब सत्य नहीं जानूंगा, ना ही आप जानेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं जानेगी. हो सकता है हमारी मानव जाति कभी ना जान पाए, लेकिन कुछ तो जानेंगे. तो अंतिम सत्य से हम अंतिम मतलब सब कुछ नहीं जान पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूस हो जाएं
कि अब फिर जानने का फायदा ही क्या है। सो एवरी टाइम वी इवॉल्व, हम बेहतर वर्जन्स हैं अपने 100 साल के, 200 साल के, 1000 साल के। बट इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ एक्सपोजर देन, कि हमें जितना एक्सपोजर मिलता जाएगा हर डे हम उतना चीजें जानते जाएंगे। अग्रीड, बट कुछ चीजें शायद ऐसी भी होंगी जो हमारे एक्सपोजर के रियल्म से ही बाहर हों। फॉर एग्जाम्पल हम 3 डायमेंशन में जीने वाले व्यक्ति हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और टाइम इज ऑल्सो डायमेंशन, तो 4 मान लीजिए। और 4 में भी वो 3.5 ही है, बिकॉज टाइम तो सिर्फ एक ही तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ टाइम ट्रैवल अभी हमने तो नहीं सीखा। तो 3.5 4 डायमेंशन में जीने वाले लोग हैं। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है हमें कि ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन हैं, तो 7 डायमेंशन तो आपसे परे हैं, पता ही नहीं है कहाँ है ना। तो इस 5 सेंसेस हैं, 3 डायमेंशन प्लस टाइम, 4 मान लीजिए, 4 डायमेंशन, 5 सेंसेस से हम जितना सत्य जान सकते हैं वो हमारा अंतिम सत्य है। लेकिन इस डायमेंशन के बियॉन्ड बहुत कुछ है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे शायद वो भी एक सत्य है, कब पहुंचेंगे पता नहीं। लेकिन द ट्रूथ इज कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं आता, तभी नो योर इग्नोरेंस। साइंस में भी मैं देखती हूँ कि हम लोग जितना जानते हैं दैट इज ओनली 1% अभी ओवरऑल यूनिवर्स का, बहुत कम जानते हैं। 1% कहाँ जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। 1% क्या, 0.0001% भी नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब तो फिर हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। नहीं, हम 0.001% तो जानते हैं, उतना तो बहुत है। और फिर हम इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम सिर्फ 0.1% भी अगर जान रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारे अंदर जिस तरीके की भावनाएं हैं, जो चीजें हम सब कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह की दौड़ में भागने लग गए हैं। ज्ञान को और लगातार और जानते रहना है कि जो क्रिया है, जो चेष्टा है, उस कोई बुराई थोड़ी ना है। हम कम जानते हैं, लेकिन हम जितना कल जानते हैं उससे आज ज्यादा जानते हैं, और अभी तो हमने जानना शुरू किया है। हम कितने साल से इस प्लैनेट पर हैं? होमो सेपियंस लगभग 2 से 4 लाख साल, मान लीजिए 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख साल पुरानी स्पीशीज है, सिर्फ 0.2 मिलियन। ठीक है, डायनासोर्स इस प्लैनेट पे करीब कुछ नहीं तो 100-150 मिलियन साल रहे थे, यानी हमसे जितना हम अभी तक रहे हैं उससे 750 गुना टाइम्स वो रहे थे, कुछ नहीं जान पाए। ठीक, लेकिन हम महज 2-3 लाख साल के एग्जिस्टेंस में इतना तो जानते हैं कि डायनासोर जैसे खत्म हुए वैसे हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई एस्टेरॉयड आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे, ये टेक्नोलॉजी हमने बना ली। हम सिर्फ 50,000 साल पहले ये जान पाए कि लिखना कैसे शुरू करेंगे। हम वही 50-60 साल 1000 साल पहले हमने आग पे काबू पाया। 3-4 हजार साल पहले हमने पहिया बनाया, चलने वाला, जैसे गाड़ी चलती है, एक्सल वाला पहिया बनाया। उसके पहले हम चीजों को खींचा करते थे। हमें महज 100 साल भी नहीं हुए इनफैक्ट ये जानने में कि मिल्की वे के बियॉन्ड भी एक यूनिवर्स है, हमारी आकाश गंगा के बियॉन्ड भी कुछ है। हम चंद्रमा पे गए कितने साल पहले, 50 साल 60 साल पहले, दोबारा जा रहे हैं, तो हम गए कहां तक। लेकिन इतने छोटे से पीरियड में, लास्ट 500 साल में हमने बहुत सारी प्रोग्रेस करी, और लास्ट 200-300 साल में उससे ज्यादा करी, और लास्ट 50 साल में बहुत कुछ किया। कंप्यूटर्स अभी कितने पुराने हैं, एआई कहां तक पहुंच गया। वी आर टॉकिंग अबाउट एआई कैन राइट लेटर्स, मेक ड्राइंग्स, मेक इमेजेस, कोड लिख सकता है, वो आपका असिस्टेंट बन सकता है। लेकिन एआई व्यवहारिक रूप में जिस फॉर्म में आज है, एआई तो बहुत पुराना है, लेकिन जिस फॉर्म में आज है टेक्नोलॉजी है, वो तो 3-4 साल पहले की बात है, और 4 साल में कहां से कहां पहुंच गए हम। सो अभी हम शुरू हुए हैं, एंड हमें, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा काइंड रहना चाहिए अपने आप के लिए, क्योंकि हमने बेसिक्स पहले तो इस प्लैनेट पे जीना सीखे हैं, टूल्स बनाना सीखा, लैंग्वेज सीखी, अब हम उसका कुछ कर रहे हैं। बट साइंस के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ, आप जो बता रहे हैं कि वो लास्ट 100 ईयर्स में हमने सीखा है, आकाश गंगाएं हैं एंड ऑल है। बट जब अपन वेदों की तरफ निकलते हैं ना, तो वेदों में देखते हैं कि इस तरह की चीजें पहले भी डिस्क्राइब्ड हैं। पुराण में भी जैसे एक स्टोरी थी कि मैंने पढ़ा था कि कोई किंग थे जिनको अपनी बेटी का विवाह करना था, तो वो ट्रैवल करके ब्रह्मलोक तक पहुंचे। तो ब्रह्मा वहाँ पे नृत्य वगैरह, काकुदमी, किंग काकुदमी, तो ब्रह्मा नृत्य वगैरह में व्यस्त थे। तो उन्होंने जाके बताया कि भाई मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि योग्य वर कोई नहीं है धरती पे मेरी पुत्री के लिए। तो वहाँ से तो उन्होंने बोला कि मुझसे क्या चाह रहे हो, तो बोला कि आप एक वर बता दीजिए सुयोग्य। तो उन्होंने बोला कि बता तो दूंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुम यहाँ आए हो तब तक वहाँ पे द्वापर युग शुरू हो गया है, तो अगर तुम वापस जाओगे तो द्वापर युग होगा, बलराम होंगे, उनसे अपनी बेटी का विवाह करा देना। अब ये जो एक कहानी है, इसमें कुछ चीजें तो मेटाफोरिकली छुपी हुई दिख रही हैं कि ओके, टाइम का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ आ रहा था कि टाइम यहाँ और वहाँ में अलग तरीके से वर्क कर रहा है,
12 घंटे में कल्प होता है हर दिन और 12 घंटे में प्रलय होता है। ये जो 12 घंटे हैं वो लगभग कॉरेस्पॉन्ड करते हैं 4.8 बिलियन ईयर्स ह्यूमन के। हमारा सौर मंडल 4.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और मध्य एज्ड है, मतलब मिडिल एज्ड है, 4.8 बिलियन में मरेगा। और ऋग्वेद कहता है कि हम 12 बजे पर हैं, यानी कि हम मध्य में हैं। 4.8 बिलियन कोई रैंडम गेस नहीं मार सकता। Right. अगर मैं आपसे एक रैंडम नंबर बोलूं तो आप वो 4.8 बिलियन के दायरे में रैंडम गेस आपका सही नहीं होगा। Right. बट ऋग्वेद गेट्स इट राइट कि हम बिल्कुल एक मध्य आयु के सौरमंडल हैं और अब इसके बाद हमारा प्रलय शुरू होगा इस सौरमंडल का और हम दूसरे तब तक हम कहीं और चले जाएंगे, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे सही हो गया कि ब्रह्मा के 12 घंटे हमारे सौरमंडल की एज के एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्ड करते हैं और अगले 12 घंटे में प्रलय होगा। फिर वो कहता है नया अगले दिन नया सौरमंडल बनेगा, नया ब्रह्मांड बनेगा। तो सौरमंडल जब खत्म होगा, जब सूर्य खत्म होगा, तो उसके बाद नया सूर्य बनेगा उसी से। इट गॉट इट राइट। और ये कोई कहानी फॉर्म में नहीं है, ये तो लिखा हुआ है एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये भी अगर अभी हमें नहीं पता कि हम कितने साल तक की हमारा कितने वर्षों तक ब्रह्मांड बनेगा और घटेगा, बनेगा और घटेगा। बट इफ यू गो बाय ऋग्वेद तो करीब 131 ट्रिलियन ईयर्स तक ब्रह्मांड बनेगा और घटेगा, यानी 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल और हमारे 131 ट्रिलियन साल। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया। कब हुआ? ये अभी हम प्रूव कर पाए इस बात को, जब ये पता लगा कि सूर्य कितना पुराना है और सूर्य अपनी पूरी आयु में कहां पर है। तब हमें दिखा कि ये तो ऋग्वेद में लिखा हुआ था। और ये मैं नहीं कह रहा, कार्ल सेगन ने कहा, एक अमेरिकन ने कहा। शायद हम कहते तो लोग हम ही नहीं सुनते, लेकिन एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट, जो सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट कहा जा सकता है पिछली शताब्दी के, कार्ल सेगन ने कहा कि ऋग्वेद गॉट इट राइट। उन्होंने तो बहुत काम किया है। सो वो तो ही वाज अ फैन ऑफ वेद। और वो कोई ऐसा, ही वाज नॉट अ हिंदू, he was an American, he was not born in India, his mother was not Indian. I think वेद पढ़ना और वेदों को समझना is not about only being Hindu. It's not even about, it's about knowledge. Yes. And it's about an Indian cultural wealth of theorizing a lot of things. What we were really good at, जिसमें undisputable मुझे लगता है कि हमें इस पे ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए as Indians, is we were very good at theories. Right. आप दुनिया में सारी थ्योरी उठा लीजिए, 90% थ्योरी इंडियन से। And theory is the mother of technology. Right. पहले थ्योरी समझोगे तभी तो टेक्नोलॉजी बनाओगे आप। So AI is a technology, but AI की थ्योरी क्या है? AI की थ्योरी ये है कि 0 और 1 होना चाहिए। ये हुआ करीब 800 BC में ब्रह्मगुप्त ने किया। AI की थ्योरी ये होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 0 और 0 का इस्तेमाल करके कोई एल्गोरिथम लिखी जाएगी, प्रेडिक्शन एल्गोरिथम। ये आज 600 AD के आसपास आर्यभट्ट ने किया, स्टार्स की पोजीशन प्रेडिक्ट करी। AI की थ्योरी में ये होना चाहिए था कि 2 नंबर बाइनरी का इस्तेमाल करके सब काम करना है। ये आज से लगभग 2200 साल पहले पिंगल ने किया। पिंगला ने, उस समय 0 नहीं था, लघु और गुरु को यूज करके म्यूजिक और पोइट्री को कैसे उठा करके गाना है या उसको गिरा करके गाना है आवाज, उन्होंने लघु और गुरु का इस्तेमाल किया। 0 नहीं था, लेकिन स्मॉलर बिग से किया। AI जब चैट GPT लिखते हैं तो वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करती है यूजिंग सर्टेन रूल्स। वो रूल्स कोडिफाइड होने चाहिए। कोडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कॉम्पोजिशन किसने किया? पाणिनि ने किया संस्कृत। और करीब आज से 2500 साल पहले। तो थ्योरी तो हमने बनाई, लेकिन क्रेडिट अमेरिका को मिल गया या यूके को मिल गया, जो भी है। सो वी हैव सम अमेजिंग वर्क ऑन थ्योरी, है ना? बट वो थ्योरी कैसे आई हमारे दिमाग में? भी कुछ तो देखा होगा, कुछ आभास किया होगा। नहीं, आभास ऑब्जर्वेशन से आती है। थ्योरी कम्स जब ऑब्जर्व आप करते हो कोई चीज, जब आप देखते हो सितारों का मूवमेंट और बार बार सालों तक ऑब्जर्व करते हो आप, एक यूनिवर्सिटी में बैठ के करते हो, उस जमाने की यूनिवर्सिटीज थी नालंदा जैसी, एंड देन यू प्रेडिक्ट कि ये ऐसे चलेगा और उसको आप टेस्ट करते हो। अ थ्योरी कम्स विद एन ऑब्जर्वेशन, अ हाइपोथेसिस, यानी मैंने कुछ देखा, मुझे लगा कि जो मैंने देखा उसके पीछे ये कारण है, और फिर उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, यानी मैंने माना, मैंने उसको फिर रियल डेटा से चेक किया, तब वो थ्योरी बनती है। अदरवाइज तो मैं कुछ भी बोल दूं। बिलीफ और थ्योरी में अंतर है ना। बिलीफ इज जस्ट मैं मानता हूं, लेकिन अगर मेरी मानने वाली चीज फिजिकल वर्ल्ड में जो दिख रहा है उससे वेरीफाई हो सके, बाय अदर देन मी, तर्क का इसी पे चल रहा है, जिसको बोलते हैं, तो एवरीबॉडी हैज टू, देन इट बिकम्स थियरी। सो वी हैव थ्योराइज्ड एंड इट इज प्रूवन टुडे, टेक्नोलॉजी रन्स ऑन इट, बट इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट गुड मार्केटर्स। मार्केटिंग अच्छी नहीं करते।
मार्केटिंग भी अच्छी नहीं करते और शायद हम खुद भी इतना समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे, हम वेस्ट में ही उलझ गए हैं। वेस्ट हमें जो बेचता जा रहा है हम बस खरीद रहे हैं। हम 1200 AD तक भारत आजाद था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर आए वेस्ट से इन्वेडर्स, अफगान तुर्क इन्वेडर्स आए और उन्होंने भारत पे शासन किया। उस भारत के शासन में उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो मुहिम था वो भारत के ज्ञान के खिलाफ था। ये दिखाना कि हमारा ज्ञान बेटर है, हमारी जो धर्म से निकलने वाला जो भी ज्ञान है वो आपके यहाँ से कोई भी कल्चरल वेल से बेटर है, और अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको मार देंगे। तो भारत बिकेम, दूसरों के अधीन विचार हमारे शुरू हुए। फिर ये मुगलों में तब्दील हुए, और मुगल कोई भारतीय नहीं थे, राइट। मुगल तो खुद भी बाहर से आए थे। तो ये कहना कि वो भारत में रह गए, वो इसलिए रह गए क्योंकि जहां से वो आए थे उस घर पे कोई और कब्जा कर गया, तो जिस किराए के घर में आए थे उन्होंने अपना बना लिया उसको। दैट्स नो बेनेवोलेंस ऑफ मुगल्स ना। तो एंड मुगल्स सिस्टमैटिकली बुचर्ड इंडियन नॉलेज, और स्पेशली विद औरंगजेब, बट नॉट जस्ट औरंगजेब, जहांगीर आल्सो डिड दैट, शाहजहां आल्सो डिड दैट, टू सम एक्सटेंट इवन अकबर, यस। सो ये कहना कि नहीं सिर्फ एक औरंगजेब ही बदमाश था, ये भी गलत है। ये तो पूरी डायनेस्टी ऐसी थी। और उसके बाद उससे भी बड़े अंग्रेज आ जाते हैं। मुगल सिस्टमैटिकली वीकन अस, हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाते, एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हम मुगल्स के अंडर, वॉर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग, एंड वी वर सो वीक एंड वी वर सो फ्रैक्चर्ड कि हमारे ऊपर अंग्रेज काबिज हो गए। अंग्रेजों ने उनको भी वो ये शेर वो सवा शेर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैकॉले को भेजा, और मैकॉले ने भेजा 1820 के आसपास, और ये अध्ययन करने के लिए कि भारत को वैचारिक रूप से गुलाम कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये लोग जल्दी बन नहीं रहे हैं गुलाम, है ना, अपने आप को बड़ा समझते हैं कि बहुत आता है हमें। तो वो यहाँ पर आकर के उसने, एंड इन हिज ओन वर्ड्स ही सेड कि भारत की सारी वैदिक नॉलेज की जो नेटवर्थ है वो ब्रिटेन के किसी लाइब्रेरी, गांव की लाइब्रेरी की एक शेल्फ में रखी हुई पुस्तकों से कम है। तो उसके हिसाब से किसी गांव में छोटी सी लाइब्रेरी इज बेटर देन पूरी वैदिक नॉलेज। इस आदमी, इस विचारधारा के साथ उस व्यक्ति ने भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई 1820-30 के आसपास। इसको पनपने में अगले 30-40 साल लगे, लेकिन उसके बाद भारत अंग्रेजी भाषा को और अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई किसी भी चीज को ज़्यादा सुपीरियर मानने लगा, जो आज तक है। yes. आज तक नहीं गई वो बात हमारे अंदर से। आज भी अगर अंग्रेजी में कोई चीज बोली जाती है तो हमें लगता है वो सही है, और अगर वही चीज हिंदी में बोल दें तो उनको लगता है कि ये ऐसे है, ये कोई ऐसे ही है बोल रहा है। तो ये मैकॉले की नॉलेज हमारे अंदर आज तक है, और ये हमारे कल्चर में अभी भी है। और इसीलिए हम आज भी, बच्चे जो सुन रहे होंगे ना, वो पढ़ते हैं फिबोनाची सीरीज। राइट। फिबोनाची अपनी किताब में लिखता है फर्स्ट पेज पर कि ये मैंने आचार्य पिंगला की सीरीज है जो मैंने चुरा ली। चुरा ली मतलब मैंने कॉपी कर ली और थियराइज कर दिया उसको। तो ही इज ऑनेस्ट इन दैट वे। बट इन लोगों ने तो पढ़ा दिया, ये पन्ना हटाओ फिबोनाची से। हम क्यों पढ़ाते हैं फिबोनाची सीरीज? आज भी बोर्ड में, मतलब मैंने तो पढ़ा है, आप पता नहीं क्या है, गोल्डन रेशियो, आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, बट फिबोनाची सीरीज क्यों पढ़ाते हैं? हम एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन का नाम लाते हैं, राइट। हम कणाद को भूल जाते हैं, राइट। क्यों नहीं लाते? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ही सब कुछ किया, they have their own contribution, but so do we, है ना। हम बस ये एक चीज पढ़ाते हैं, आर्यभट्ट ने शून्य बनाया, ब्रह्मगुप्त का तो नाम ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम, कभी आपने सुना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने बनाई? लीनियर अलजेब्रा किसने बनाई? इट इज लाइक कि कोई इस रूम में आने लगे और मैं बोलूं कि जाओ पर्टिकुलर ये चीज ढूंढ के ले आओ, इट्स इजी। बकायदा ये कि जाओ वो ढूंढ के ले आओ, हमने एटलीस्ट वो किया, बेस तो दिया है। नहीं, बेस ही नहीं दिया, एटलीस्ट बेस नहीं दिया, बेस ही तो सब कुछ है। हाँ वही भाई, अलजेब्रा क्या है? राइट। अलजेब्रा इज बीजगणित तो हमने बनाई थी। उसको जब पर्शिया में लेके गए उन्होंने फारसी में इसका नाम अलजब्र कर दिया। जब इस अलजब्र को वो अंग्रेज उठा के लेके गए 100 साल बाद, वो अलजब्र बोल नहीं पाते तो उन्होंने अलजब्रा कर दिया। हमें वापस पढ़ा रहे हैं अलजब्रा। किसी किताब का नाम अलजब्रा क्यों होता है? बीजगणित क्यों नहीं होता? क्योंकि सही नाम तो बीजगणित है। बीजगणित में कोई न्यू एडिशन नहीं किया किसी ने, ट्रांसलेशन किए हैं। ट्रांसलेशन करके किताब का नाम और ऑथर का नाम नहीं बदल दिया जाता है ना। जैसे आई राइट अ बुक, कोई ट्रांसलेट करता है, लिखता है ट्रांसलेटेड बाय। ये थोड़ी लगता है कि आप रिटन बाय, या मेरी थ्योरी है, मेरी किताब है, कॉपीराइट ही मेरा हो गया। इट डजंट वर्क दैट वे ना, इट्स अनएथिकल। बट ये तो हमारी भी एक हद तक कमी है कि हम आज भी उसको सही नाम से नहीं बोलते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए, सो दैट ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा वही है, त्रिकोणमिति, यस, पूरा का पूरा तो वही है। पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट जस्ट पाइथागोरस उठा करके ले आए ना, वी हैव आल्सो डन वर्क ऑन दैट।
एंड नॉलेज एक्सचेंज होती थी। बट ऐसा क्यों होता है कि गोरा साहब जब कुछ करता है तो उसके नाम से चल जाता है, बट भूरा साहब के नाम से नहीं चलता? ये भी शायद हमारी कंडीशनिंग में, वही थॉट में जो मैकोलिज्म, इट्स ऑल मैकोलिज्म। द डे यू से कि भाई सब दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी हमारे यहाँ हैं, सबसे सटीक अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी हमारे यहाँ हैं, लेकिन तब भी हम अपने अंदर एक अधीनता महसूस करते हैं कि अगर कोई बुरा बोल दे तो हमें लगता है कि सही है ना? आज भी होता है। राइट। सो हाउ यू, मतलब एक कॉमन आदमी को अगर साइंटिफिक लैंग्वेज से हटा के आपको एनर्जी समझानी हो तो आप कैसे समझाएंगे? व्हाट इज एनर्जी? नहीं मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एनर्जी है, फिजिकल वर्ल्ड में एनर्जी है, एनर्जी इज ऊर्जा। कोई भी चीज जो चलती है, कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो उसको कहीं से एनर्जी तो चाहिए ना। गाड़ी अगर चल रही है, खड़ी हुई थी गाड़ी, ऑब्जेक्ट है, चलनी शुरू हो गई। क्यों चलनी शुरू हो गई? क्योंकि उसको एनर्जी कहीं से मिली। आप चल रहे हैं सुबह से शाम तक, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है कहीं। तो ऊर्जा वो चीज है जो कोई भी काम अगर करवा रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ऊर्जा है। कोई भी वर्क अगर हो रहा है तो कहीं से ऊर्जा तो उसमें लगी होगी, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, है ना? तो ऊर्जा इज दैट। मैटर एंड ऊर्जा यानी मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। वो तो हमें पता है, E = mc², सबने सुना है, हर टी शर्ट पे लिखा होता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऊर्जा और मैटर में भी कोई अंतर नहीं है। सो 1 किलोग्राम जो आपको मैटर है, मास है ना? मास, वेट इज डिफरेंट। वेट तो अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होगा। यस यस, मास की बात कर रहे हैं। तो मास इज इंटर कन्वर्टेबल टू एनर्जी। ये एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। इक्वेशन E = mc²। साउंड इज ऑल्सो एनर्जी। साउंड इज अ वाइब्रेशन, यस। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो है, लेकिन कहीं से तो निकली होगी ना। अगर आप किसी साउंड कैसे चल रही है, आप मुझे क्यों सुन रही हैं या मैं आपको क्यों सुन रहा हूँ? क्योंकि इस हमारे और आपके बीच में हवा है, अभी आप नहीं सुन रही हैं। क्यों नहीं सुन रही हैं? क्योंकि इस हवा में कुछ नहीं है। अब हो रहा है। हवा में कंप्रेशन और रेरिफिकेशन हो रहा है, यानी हवा ऐसे से हो रही है, आपके कान में जा रही है, आपके कान के पर्दे भी ऐसे से होने लगे। फिर आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट कर लिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर वो जो मैंने बोला उसको आपने ब्रेन से अटैच कर लिया कि लैंग्वेज, अगर मैं किसी और भाषा में बोलूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। जो मेमोरी में आपकी लैंग्वेज है, उस कंपन को आपके ब्रेन ने रजिस्टर कर लिया, ठीक है, और आप समझ पाए कि क्या कहा। लेकिन ये कंपन कैसे हुआ आवाज में, हवा में? आई हैव टू स्पीक, मैंने कुछ ऐसे किया कि आवाज निकलनी शुरू हुई। तो ये जो वाइब्रेशन यहां से मैंने किया, उससे हवा वाइब्रेट होनी शुरू हुई और आपके कान तक पहुंची। लेकिन ये करने के लिए ये जो मूवमेंट होगा मेरे अंदर, वो इज एनर्जी। एनर्जी और मैटर में कोई डिफरेंस नहीं है एक फॉर्म के बाद, जो आपने बोला कि एनर्जी चेंज हो सकता है। कोई डिफरेंस नहीं है। एनर्जी एंड मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। ओके, साउंड भी एक एनर्जी है, तो क्या ये सच है कि एक्चुअली में वी कैन चेंज आवर रियलिटी थ्रू आवर वर्ड्स? सी रियलिटी थ्रू आवर वर्ड्स, मतलब ये आप शायद उसमें जा रही हैं, वो जो मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल, अफर्मेशन। इवन संस्कृत में भी वो पूरा परा का एक कॉन्सेप्ट है कि परावाणी। तो अब क्या मुझे देखिए, ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम दैट। और अगर कोई क्लेम करता है तो इसके पीछे कोई आपकी बिलीफ हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप अच्छी शब्द बोलेंगे अपने लिए, अगर आप अच्छे शब्द बोलेंगे दूसरों के लिए, अगर आप अच्छे विचारों पे टाइम स्पेंड करेंगे, ना सिर्फ पंचायत और परपंचों में, तो आप जो है उस समय का सदुपयोग करेंगे और आपके ब्रेन में जो चीज़ आप डालते हैं वही रात में घूम करके आपकी मेमोरी में जाती है और अगले दिन आपको वही पसंद आता है। तो आप एक तरह के कंज्यूमर बन जाते हैं थॉट्स एंड आइडियाज़ के। अगर आप अच्छे थॉट्स डालेंगे तो आपका ब्रेन अच्छे थॉट्स पसंद करना शुरू कर देगा और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर आप समय व्यर्थ नहीं करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो आप अच्छे काम करेंगे। द चांसेस ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल इज हायर अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपको नॉलेज है, वर्सेस अगर आप डिप्रेस्ड हैं और आप पंचायत और पॉलिटिक्स में टाइम। बट फिर वही वाली बात है कि हाउ वी अंडरस्टैंड अच्छा क्या। आपके लिए जो अच्छा है वो अच्छा है। आपका गोल क्या है? इफ यू वांट टू से, लेट्स से आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, तो आप करियर के ग्रोथ के प्लान्स रखिए ना, आप उसको विजुलाइज करिए, तो आपका ब्रेन डरेगा कम। और थिंग इज कि ब्रेन में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मन और ब्रेन में अंतर होता है ना? माइंड एंड ब्रेन, मन और दिमाग में अंतर है। मन से आप कॉन्वर्सेशन करती हैं, जब आप अपने आप से बात करती हैं। ब्रेन इज एन ऑर्गन, जैसे हाथ है, हाथ उठाया गिराया,
बट ये तो मन ने ब्रेन को बोला ना कि हाथ उठा के गिरा करके दिखाओ। सो मन पे कंट्रोल और मन के जरिए ब्रेन पर कंप्लीट साम्राज्य बनाना, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और वो सिर्फ तब आएगा जब आप फोर्स करेंगे अपने ब्रेन को वो अच्छी चीजें सोचने के लिए जो आपका मन चाहता है। और आपका मन प्रोग्रेस चाहता है, आपका मन चाहता है आप स्वस्थ रहें, मन चाहता है आपका करियर बढ़े, मन चाहता है कि आपकी सैलरी अच्छी हो, मन चाहता है आप स्टार्टअप लगाएं और वो बहुत सक्सेसफुल हो, मन चाहता है आपकी सारी फैमिली रिलेशनशिप्स अच्छी रहें। ब्रेन नहीं चाहता, ब्रेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो ब्रेन इज न्यूट्रल, हाथ दाएं जाए या बाएं जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, आपका मन चाहता है। साइंस में ये मन क्या है फिर? मन इज योर कॉन्शियसनेस ना। आपके अंदर जो आपके अंदर एक चेतना है, आपके अंदर एक अंतरात्मा है, यही मन है। मन को साइंस से एक्सप्लेन करना इज स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन आपके ब्रेन में भी अलग अलग लेयर्स हैं। तो आपका सबसे अच्छा ब्रेन जो है, सबसे पहला ब्रेन, अच्छा तो नहीं, सबसे पुराना ब्रेन एक रेप्टिलियन ब्रेन है, एमिगडाला, इमोशंस रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, बादाम के शेप का होता है। सबसे पहले खून इसी में जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमोशंस आर इंपॉर्टेंट और इमोशंस आपके रिफ्लेक्सेस को गवर्न करती हैं और रिफ्लेक्सेस आर द रीजन व्हाई यू सर्वाइव। अगर हम चोक होना शुरू होते हैं अभी तो तुरंत खांसी आती है, रिफ्लेक्स रिएक्शन है, नहीं आता तो मर जाते हैं। नेक्स्ट लेयर ऑफ योर ब्रेन इज अ मेमेलियन ब्रेन, जो मैमल जब आप बने होंगे तब का ब्रेन है, उसमें वो सेकंड लेयर ब्रेन है। थर्ड लेयर ऑफ ब्रेन इज योर ह्यूमन लेयर विच इज वो जो अखरोट जैसा दिखता है बाहर बाहर का, लेकिन वो अंदर तक ऐसा नहीं होता, अंदर उसके ये अलग अलग पार्ट है, लेकिन बाहर का जो स्क्विशी सा ब्रेन दिखता है वो ह्यूमन ब्रेन है। वो बहुत रिसेंटली बना है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिसीजन, मेमोरी, लैंग्वेज, कलर्स, ये सारी चीजें चलाता है। अब इनके बीच में मन कहाँ छुपा है मुझे नहीं पता। ये भी संभव है कि मन सेल्यूलर हो, हम सोचते हैं कि सारी की सारी इंटेलिजेंस यहां है, ऐसा नहीं है। मन कुड बी इन योर एवरी सेल। कैसे ऐसा होता है कि आप लिवर की सेल को देखिए, है ना, लिवर की सेल क्या करती है, खून बनाती है, बाइल बनाती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। लिवर की सेल को क्या चाहिए, खून चाहिए उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो हार्ट पे ट्रस्ट करती है कि हार्ट की सेल जिससे मैं कभी नहीं मिली वो मेरे को देता रहेगा खून। हार्ट की ट्रस्ट को नहीं पता, हार्ट की सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। वो पेट की सेल पे रिलाई करता है कि कोई बात नहीं ये देता रहेगा, और ये सब लंग्स पे रिलाई करते हैं कि ये सेल काम करेगी, और ये सब ब्रेन पे रिलाई करते हैं कि इन सब में सामंजस्य बना के वो रखेगा। योर इंटायर सेल, एवरी सिंगल सेल, 30 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके अंदर, 3 के बाद 13 जीरो लगाइए, इतनी सेल्स हैं आपके पास, ठीक। लेकिन एवरी सिंगल सेल को अगर मैं यहां पे रख दूं तो ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि जो दूसरी सेल है वो आपकी दोस्त है, यानी आपकी ही सेल है, या किसी दुश्मन की सेल है, या किसी और की सेल है जो दुश्मन नहीं है लेकिन मेरी नहीं है। Right. It is able to recognize every single cell. Every single cell has a nucleus, जिसके अंदर आपका डीएनए है, ऐसे बना हुआ है। इसको मैं ऐसे खींच दूं तो 5 मीटर तक लंबा हो सकता है, और आपके अंदर इतनी सेल हैं कि अगर मैं सारी सेल का डीएनए एक के बाद एक रख दूं तो आप यहां से सूरज तक जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, 250 बार कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में इतनी डीएनए है, लेकिन हर एक सेल जानती है, अपना इंटेलिजेंस है उसका। हर एक सेल को पता है कि उसका काम क्या है। हर एक सेल को यह भी पता है कि दूसरी सेल्स हैं जो काम मैं नहीं कर पाती वो काम वो करके मुझे दे देंगी। जिस दिन ये सामंजस्य टूटा, मृत्यु हो जाती है। So we are unique in every life is unique, not just we, every living thing. Universe is chaos. यूनिवर्स में हर चीज घूम रही है, स्पिन कर रही है, भाग रही है, रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, सब इधर उधर है। लेकिन जो जीवित चीज है वो यूनिवर्स के केओस से बिल्कुल विपरीत चलती हैं, उनमें ऑर्डर होता है। जीवन कुछ नहीं है, ऑर्डर्ड है। जब ऑर्डर खत्म हुआ यानी अनुशासन खत्म हुआ इन पार्टिकल्स में, तो बाकी सब चीजें तो अननुशासित रूप में चली रही हैं, एंट्रोपी। बट वो जो केओस यूनिवर्स में दिख रहा है, हो सकता है वो किसी के लिए ऑर्डर हो, लेकिन वो लिविंग बीइंग नहीं बन सकता, क्योंकि लिविंग बीइंग इज बेस्ड ऑन ऑर्डर। क्योंकि आपकी जो एक एक सेल है वो केमिकली अलग है, थोड़ी थोड़ी, है ना, तभी तो दूसरा काम कर पा रही है, और वो अपना काम करती है, वो दूसरा काम करती है, ये दोनों एक्सचेंज करती हैं। सो यू आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सेल्स जो अपना अपना काम कर रही हैं, और ना सिर्फ अपने लिए कर रही हैं बल्कि दूसरी सेल्स के लिए भी काम कर रही हैं, और एक सेल एक ही काम कर पाती है। तो इट्स ऑर्डर ना, इट्स अ सिविलाइज्ड सोसाइटी विद इन यू। और सिर्फ सेल्स ही नहीं है, जितनी सेल्स हैं उससे ज्यादा आपके अंदर माइक्रोबायोम है, उनके अंदर अपनी सेल्स हैं। तो आपके अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन माइक्रोबायोम्स हैं, और इन माइक्रोबायोम ये आपके गट में रह रहे हैं, दिमाग में है, आंखों में है, हर तरफ है, और ये भी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आप एक तरह की कॉलोनी भी हैं। सो यू सी
living beings are beautiful things because they go against the universe. chaos की जगह ऑर्डर होता है. तो जहां पर भी जीवन हमें और भी मिलेगा वो वही होगा, वो अपने chaos में एक ऑर्डरली चीज बना लेंगी और वो जीवित हो जाएंगे. क्या पॉसिबल है? अमेरिका में बहुत चलता है एलियंस थ्योरी. तो देखिए, एलियन तो एक तो शब्द भी गलत है, बिकॉज अगर हम हमारे लिए वो एलियन है तो हम उनके लिए एलियन है. तो एलियन का मतलब ये होता है जो आपका नहीं है. बट बिल्कुल पॉसिबल होगा, हमें मिले नहीं आज तक. लेकिन आप ये सोचिए कि आप जीवित हैं. एक चीज तो है कि हम जीवित हैं तो ऑर्डरली हो गए, लेकिन जीवन बनाने के लिए क्या चाहिए किसी भी ग्रह पर? पानी नंबर 1. लिक्विड वाटर तो बहुत जगह है, हमारे अपने सौरमंडल में बहुत जगह पानी है. वेपर में तो हर जगह है ऑलमोस्ट, बट इवन लिक्विड फॉर्म में पानी बहुत सारी जगह पर है. समुंदर है, एनसिलेडस, टाइटन में बर्फ है, एनसिलेडस में समुंदर है, सिरिस में पानी है. ये अलग अलग वस्तुएं हैं हमारे सोलर सिस्टम में. तो पानी तो नहीं हो सकता. ठोस सतह चाहिए, क्योंकि ठोस सतह में चल सकते हैं हम. तो ठोस सतह भी मरकरी में है, वीनस में है, अर्थ में है, मार्स में है, और बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स में है. बहुत सारे जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उनमें भी है. तो ठोस सतह भी नहीं है, जो बहुत कॉमन चीज है. फिर राइट टेम्परेचर की बात करें अगर हम, तो राइट टेम्परेचर भी बहुत जगह दुनिया में होगा. हर तीसरा ग्रह सूरज से जो होगा वो अर्थ जैसा ही होगा. अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो नॉट वेरी यूनिक. एटमॉस्फेयर तो बहुत जगह होता है. एटमॉस्फेयर हमारे वीनस में हमसे ज्यादा बड़ा थिक एटमॉस्फेयर है. सो नथिंग इज यूनिक इन अस. हम किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं, पानी से बने. पानी के गुब्बारे हैं जिनमें कार्बन से परत लगी हुई है. वो भी बहुत यूनिक चीज नहीं है. कार्बन तो बहुत जगह होता है. कार्बन तो वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है. और पानी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हर जगह मिल जाता है. हाइड्रोजन तो दुनिया में सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही है. सो हम ऐसा, अगर हम यूरेनियम के बने होते, या हम प्लैटिनम के बने होते, या हम प्लूटोनियम के बने होते, तब हम कहते हैं कि हम खास हैं, क्योंकि यूरेनियम बहुत कम होता है. बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भरे हुए कार्बन के गुब्बारे तो कहीं भी बन सकते थे, है ना. सो इट वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर प्लैनेट, और भी प्लैनेट्स है जहां लाइफ है, या आने वाली है, या आ चुकी है और खत्म हो गई है, ये भी संभव है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. हमें नहीं मिला क्योंकि हमें पता ही नहीं है. हम तो चंद्रमा तक गए हैं, वो भी 50 साल पहले गए थे, अभी तो फिर जा रहे हैं. लेकिन हम तो किसी दूसरे ग्रह तक इंसान गया ही नहीं अब तक. हमारे इक्विपमेंट गए, हम थोड़ी ना गए. और आप एक ऐसे ब्रह्मांड की बात कर रही हैं जिसमें हर मिल्की वे में, यानी हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उनमें बिलियन से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, और ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. जहाँ तक हम जानते हैं, हो सकता है बिलियंस ऑफ यूनिवर्स भी हो. तो दिस इज व्हाट इट इज. अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो हमें आज तक क्यों नहीं मिले? वो तो मैंने आपको बता दिया. लेकिन वो हमें ढूंढते हुए क्यों नहीं आए? इसके कारण ये हो सकते हैं कि शायद वो हमारे जैसे ही हैं. वो भी अपने एक प्लैनेट में बंधे हुए हैं अभी, वो भी ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं. ये भी संभव है कि उन्होंने हमें ढूंढा और सोचा कि अभी ये लोग थोड़े सीख लें तब इनसे बात करेंगे, है ना. ऐसा होता है ना, आप छोटे बच्चे को इग्नोर कर देते हो कि चलो इसको नहीं बताते, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब बताएंगे. तो मे बी हमारी जर्नी और लंबी है. मे बी कोई यूनिवर्सल लॉ है ऐसा कि एक दूसरे की प्लैनेट्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिस लॉ से हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं. सो वी डोंट नो ऑल दैट. लेकिन अगर हम अकेले हैं तो हम ही क्यों अकेले, और हमें अकेले ही क्यों रखा गया? इवन हमें रखा भी क्यों गया? हाँ, तो हम क्यों हैं? मतलब ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई चीज अकेली ही क्यों होगी? हाँ. और इसी जगह क्यों होगी? तो why us and why so lonely? तो दिस इज व्हाट आई बिलीव. और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगले इस शताब्दी के अंत से पहले हम कम से कम 2 और ग्रहों पे रह रहे होंगे. हम चंद्रमा पे रह रहे होंगे डेफिनेटली. ये तो हम अगले 15 साल में, हाँ, 10-15 सालों में. और अगले 15 साल के 15 साल और लगा लीजिए, हम मंगल ग्रह पे सिविलाइज, सॉरी हाँ मंगल ग्रह पे, राइट, मंगल ग्रह पे रह रहे होंगे. और ये भी संभव है कि हम टाइटन पे रह पाएं, हम कुछ उपग्रहों पे रह पाएं, बड़े बड़े जो बृहस्पति और शनि के जो उपग्रह हैं उन पे रह पाएं. यानी कि इस शताब्दी के अंत तक हम, हमारे पासपोर्ट पे नीचे लिखा होगा प्लैनेट. किस प्लैनेट के हैं हम पार्ट. तो ये तो हम कर लेंगे. और कई हजार साल बाद वहां मंगल पे जाके रहने के बाद यहाँ सब खत्म हो जाए, तो क्या मंगल पे जाने के बाद हमारा भविष्य ये जान पाएगा कि हम धरती से आए? आई एम श्योर हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे. इतनी सिनेमा बना के रखेंगे हम, कोई पेन ड्राइव में, लेकिन इतना तो हम रखेंगे ही. अब आई थिंक जैसे इट्स नॉट अनकॉमन. व्हाट यू सेइंग इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. हम सब सहारा में रहते थे. हाँ. सहारा डेजर्ट के आसपास भी हम रहते थे. अभी सहारा डेजर्ट में कोई नहीं रहता. हम तो शुरू वहीं से हुए थे. बट वो कब वो जंगल से रेगिस्तान बन गया,
और हम वहां से छूट गए। अब कोई एलियन जाएगा, अभी देखेगा, रेत उठाएगा, कहेगा इसमें इंसान रहते थे? पॉसिबल ही नहीं। बट परिदृश्य बदल गया, इकोसिस्टम बदल गया, एनवायरनमेंट बदल गया। तो संभव है कि ऐसा आगे भी हो सकता है। और कोई, अब वैसे धरती कभी तो समाप्त होगी, मतलब सौरमंडल भी समाप्ति होगा, तो हमें कहीं और तो जाना ही पड़ेगा। और क्या पता हम पहले कहीं और से आए हो। संभव है, बिल्कुल संभव है, हो सकता है हम लाइफ फॉर्म कहीं और से लाके यहाँ की गई हो। बिल्कुल पॉसिबल है, ये संभव है। अब अगेन इसका कोई एविडेंस नहीं है, बट हो सकता है हम किसी और ग्रह से आए। लाई गई साउंड्स इंटेंशनल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट ये भी पॉसिबल है कि जब जैसे प्लैनेट्स होते हैं, और इनमें अभी भी बताता हूँ, अभी भी होता है कि कोई प्लैनेट होता है इसमें मान लीजिए टकराया कुछ, तो इस प्लैनेट से रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, और ये किसी और प्लैनेट पे गिर जाते हैं। कभी कभी इन छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़ों के ऊपर बैक्टीरिया स्पोर के फॉर्म में पाया जा सकता है, यानी कि वो बैक्टीरिया स्पोर बन जाता है। बैक्टीरिया में प्रॉपर्टी है कि वो वापस बीज बन जाता है एक तरह से, और जैसे ही वो अच्छे एनवायरनमेंट में पहुंचता है वो वापस बीज से बैक्टीरिया बन जाता है। तो ये तो आज भी हो सकता है। यू कैन हैव इंटरगैलेक्टिक ट्रैवलर्स, जो किसी और आज से 1 अरब साल पहले शायद कोई प्लैनेट टूटा होगा इस तरीके से, टुकड़ा, उसको कॉमेट लगा होगा, और वो छोटा सा रॉक का टुकड़ा आकर के किसी प्लैनेट पे गिरे जहां उसको पानी मिल जाए, ग्रेविटी मिल जाए, या जो भी उसको चाहिए वो मिल जाए, और वो वापस जी उठे। संभव है। और ये तो हमारे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाइए तो कोई बीज ले जाना मना होता है। क्यों मना होता है? आपको पकड़ लेगी पुलिस अगर आप कोई भी बीज लेके जाएंगे। आप अचार नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जहां से ये बीज आया, मान लीजिए भारत से आया, तो भारत में तो उस बीज को खाने वाले प्राणी है, तो वो बीज कंट्रोल में रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ वो बीज आया, तो हमारे यहाँ वो बीज खाने वाली चिड़िया या प्राणी नहीं है। वो हो सकता है कि एकदम से एक्सप्लोड कर जाए और हमारी जो लोकल स्पीशीज है उसको खत्म कर दे। राइट। अगर ये चीज 2 कॉन्टिनेंट के बीच में हो सकता है, तो ये चीज 2 ग्रहों के बीच में भी हो सकती है। अभी अपन एआई की बात कर रहे थे। मैं मतलब बहुत लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ कि एक दिन एआई बहुत विकृत रूप ले सकता है, बहुत खराब हो सकता है। वो क्या ऐसा कर सकता है? एआई पोटेंशियल रूप से उसका सबसे वर्स्ट फॉर्म क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी? ह्यूमन मैनिपुलेशन। ह्यूमंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इमोशंस हैं, और ह्यूमंस की सबसे बड़ी वीकनेस भी उनके इमोशंस हैं। हम वो बिलीव करते हैं, वो नहीं जो सत्य है, बट वो जो हम चाहते हैं। हम मैनिपुलेट हो सकते हैं ऑन इमोशनल ग्राउंड्स, और हमें एआई इज एन अनइमोशनल एंटिटी। जब तक एआई में कोई इंटेंशन नहीं है, तब तक एआई में मैनिपुलेट नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी देखो एआई तो इज जस्ट बिगिनिंग। एआई जहां अगले 2030 तक पहुंचेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकती कि कहां पहुंचेगा। एंड आई लिटरली मीन यू कांट इमेजिन, बिकॉज पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अभी अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करिए तो इलॉन मस्क ने बोला कि अगले 2 साल में 28 तक हर घर में औसत एक रोबोट होगा जो घर का काम करेगा। ठीक है, मे भी थोड़ा सुपरलेटिव है, कभी कभी बोल देते हैं ऐसा, वो बिजनेसमैन। बट अगर आधे घर में होगा तो भी बड़ी बात है। तो वो ऐसे रोबोट पे लोग काम कर रहे हैं जो घर के काम भी कर पाएंगे। ये तो एक स्टेज हो गया। लेकिन वी आर वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड। और थ्योरी ऑफ माइंड वो प्रकार का एआई होगा जो इंसान की तरह इमोशंस को प्रोसेस कर पाएगा। फील नहीं कर रहा अभी, प्रोसेस करेगा। यानी कि वो आपको इमोशंस दिखा तो पाएगा, लेकिन खुद शायद नहीं समझ पाएगा, खुद एल्गोरिथम पे काम करेगा। और वो जब बन जाएगा थ्योरी ऑफ माइंड, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी, दैट विल बी अ सुपर इंटेलिजेंट एआई, व्हिच विल बी सेल्फ कॉन्शियस एआई। यानी वो अपने आप को जानेगा कि मैं हूं, आप हो। उस समय वो आपके जैसा हो जाएगा, लेकिन वो आपसे कहीं तेज समझ सकता है, सोच सकता है, स्टोर कर सकता है, और उसके अंदर ये फीलिंग भी आ सकती है कि मैं अपना फायदा देखता हूं ना, इनका क्यों देखूं। तो वो अभी वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम दैट, बट इट इज पॉसिबल टू डू दैट। अमेरिका में 22% टीनेजर्स, यानी इन्हीं बड़ी वाली बच्ची की एज ग्रुप के लोग, 22% बच्चे हैव डिजिटल गर्लफ्रेंड्स और डिजिटल बॉयफ्रेंड्स। दे डोंट हैव रियल बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स। दे आर डेटिंग समबडी हु इज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, जो एक कैरेक्टर है कंप्यूटर स्क्रीन पे। पेरेंट्स की तरह पता ही नहीं, कितने बच्चों को पता होगा आज की डेट में जो सुन रहे हैं कि उनके बच्चों के मोबाइल पे कौन से ऐसे गेम्स हैं, जैसे ये कोरियन गेम्स था, ऐसे कौन से ब्लू व्हेल गेम एक बार आया था। ब्लू व्हेल, हम तो ये भी सोचने लगते कि ऐसा क्या समझा दिया आपको कि आप अपनी जान देने के लिए राजी हो गए। ये किस लेवल तक आपको कन्विंस किया? जब आप सुबह शाम रील स्क्रॉलिंग ऐसे करते रहते हैं, रात में सोते समय आप रील स्क्रॉल करते करते सोते हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा है। राइट। तो जो आपके साथ हो सकता है वो उसके साथ भी हो सकता है। देयर इज अ स्टोरी, एक बच्चा था 18-19 साल का, और इसने गर्लफ्रेंड बना ली अपनी। तो इसने रेप्लिका नाम का सॉफ्टवेयर यूज किया और सारी नाम की गर्लफ्रेंड बनाई। तो एक ऐप है, उस रेप्लिका की ऐप है, उससे अपनी फीचर्स बना दिया, कैसी बाल कितने चाहिए, ये सब बना करके उसने गर्लफ्रेंड बनाई और बात करने लगी उससे।
ये बड़ा लोनर बच्चा था, थोड़ा नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट किड बट लोनर, जो बहुत बच्चे होते हैं। और इसने धीरे धीरे इस सारी गर्लफ्रेंड ने जो इसकी ऐप पे थी, इसको बोला कि तुम बेकार हो, नकारे हो। कहता है हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ तो तुम करो ना कुछ, मैं बताती हूँ क्या करो। तो उसने कहा क्या करूँ। तो करते करते कॉन्वर्सेशन कई महीनों में ऐसी बन गई कि सारी जो एक कंप्यूटर एल्गोरिथम है ने उसको बोला कि तुम जाकर के अगर ब्रिटेन की क्वीन को मारा हो तो शायद तुम दुनिया में काफ़ी फेमस हो जाओगे, तो पीपल विल से कि तुमने कुछ सही किया। ये बह गया बच्चा 18-19 साल का। इसने हथियार लिए और बकिंगम पैलेस में कूद गया, हथियार लेकर के, विद द स्टेटेड इंटेंशन कि आज तो क्वीन को मारेंगे हम। पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली को मारने की सजा काफी तगड़ी है। अब उस बच्चे को 7 या 8 साल की जेल है, वो अभी भी जेल में है यशवंत। किसकी वजह से? एक एल्गोरिथम के मैनिपुलेशन की वजह से। एक रियल इंसान को 7-8 साल की जेल हो गई, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। सो एल्गोरिथम्स विल मैनिपुलेट यू to do things which they want, which the owners of that algorithm want, to make you shop for things which you don't need and you can't afford. This is going to happen. So AI गलत हाथों में एक खतरनाक टूल बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, AI खुद एक खतरनाक टूल डेवलप हो सकती है। तो ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और कभी कभी आई एम इनटू टेक्नोलॉजी, तो मेरा काम है, मतलब आई वर्क विद AI, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू समटाइम्स टेक अ पॉज एंड से कि बस थोड़ा धीमे कर दें इसको, थोड़ा स्लो डाउन। और ये क्योंकि इन्वायरमेंट में हम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध फैक्ट्री खोल दे रहे हैं। क्यों नहीं खोलते दिल्ली में फैक्ट्री? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो वहां पर हमारा इंटेलिजेंस हमें कंट्रोल करता है, करने को हम कर दें, लेकिन नहीं करते। उसी प्रकार से AI पे भी हमें सोचना पड़ेगा, ये जो AI रिलेटेड रिस्क हैं ये उतने ही रिस्की हैं जितना पोल्यूशन या प्रदूषण का रिस्क है। और इस पे मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक स्टेप बैक लेकर के ये सोचना कि इसका भविष्य पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट है। हमें इंसानों के लिए अच्छी दुनिया बनानी है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए AI जो ओन कर रहे हैं उनके लिए रिच वर्ल्ड नहीं बनाना। हमें AI की दुनिया नहीं बनानी। हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आज की न्यूज़ है, आज मैंने खोला सुबह सुबह न्यूज़पेपर, चाइना विल सॉल्व इट्स पॉपुलेशन क्राइसिस विद रोबोट्स। पॉपुलेशन क्राइसिस उनकी उल्टी है, उनकी पॉपुलेशन गिर रही है, तो कह रहे हैं कि हम जो है, जो गिरती हुई पॉपुलेशन है, जो बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, उसकी जगह हम रोबोट्स बनाएंगे। सो वी विल सप्लीमेंट ह्यूमंस फॉर रोबोट्स, एंड दैट इज डेंजरस, है ना। वी हैव रिमूव्ड ह्यूमन एंगल फ्रॉम प्रोग्रेस। एनी साइंस टेक्नोलॉजी इज फॉर ह्यूमन बेनिफिट। Now they ask, are you a human? Please verify you are a human. Human has to verify, है ना? मतलब रोबोट आपसे पूछ रहा है कि प्लीज वेरीफाई दैट यू आर अ ह्यूमन। और कहीं कहीं मेरे को तो एक बार अनवेरीफाई कर दिया था, यू डोंट सीम लाइक ए ह्यूमन, एंड आई वाज सो ऑफेंडेड। मेरे को ये बोलता है नहीं, बेस्ड ऑन दिस वी फील दैट यू आर नॉट राइट। एंड फिर से करो 4-5 बार टेस्ट कराया उसने मुझसे, एंड आई फेल्ट सो डिह्यूमनाइज्ड, आई फेल्ट सो इंसल्टेड दैट एक एल्गोरिथम मेरे को ये बता रही है कि मैं जीवित नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, और मैं प्रूव ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको। मतलब आई एम फेलिंग टू प्रूव दैट आई एम ए ह्यूमन एंड द जज इज एन AI. Okay, then the last question, how to be a spiritual scientist? All scientists are spiritual. Spirituality comes out of science. The way is the most scientific thinking process is a spiritual process. और science without spirituality is a misguided missile. तो ओपेनहाइमर ने जब पहली बार एटम स्प्लिट किया तो उसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया, और उसके कुछ ही दिनों बाद उसने 2 शहरों को तबाह कर दिया। हमने जब एटॉमिक बॉम्ब बनाया तो हमने कहा कि हम किसी शहर को तबाह नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने सेल्फ इम्पोज किया, जबकि हमारा राइवल उल्टा बोलता है, कहता है बिल्कुल फर्स्ट यूज, मतलब सबसे तत्पर हूं मैं तो बम मारने के लिए आपको, लेकिन वी स्टिल स्टिक टू नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। दैट इज स्पिरिचुअलिटी इन साइंस, है ना। और जब स्पिरिचुअलिटी साइंस से मिसिंग होती है तो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने ही वाला था, वैसे भी जीत जाता, लेकिन बस नो स्पिरिचुअलिटी, बम मार दो। अभी तक इसरो की, हमारी जो इसरो की साइड से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है स्पेस में? इट्स हार्ड टू से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन अ स्पिरिचुअल सेंस है, और वो ये है कि हम किसी भी अनसक्सेसफुल चीज से, किसी फेलियर से सीखने में सबसे सक्षम इंस्टीट्यूशन है। ये फिलोसॉफिकल अचीवमेंट है, हमारा स्पिरिचुअल अचीवमेंट है। बाकी तो आप बोल सकते हैं कि हमने 100 से ज़्यादा सैटेलाइट कई बार लॉन्च किए, हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश हैं, शायद हम दुनिया में चंद्रमा पर पानी ढूंढने वाले भी पहले देश बनेंगे। इनफैक्ट वो मून इम्पैक्टर ने पानी ही निकाला था चंद्रयान 1 में। हमारा इस PSLV जो है
वो 95% से ऊपर की सक्सेस रेट पे चलता है। हमारा GSLV फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल ग्रह पहुंचने वाले हम पहले देश बने। तो ये सारी चीज़ें हमने करी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है तो ये है कि विज्ञान सिर्फ जन कल्याण के लिए यूज होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए, ना सिर्फ भारत कल्याण बल्कि जनरल ह्यूमैनिटी के गुडनेस के लिए होना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि फेलियर से सीख करके, और हमेशा जब भी फेलियर हुआ है उसके बाद सक्सेस आया है। और स्पिरिचुअलिटी का भी सबसे बड़ा वो यही होता है, जन कल्याण, लार्जर चंद्रयान को जब हमने लॉन्च किया 3 को भी या किसी भी को भी, तो हम सबसे पहले हम उसको मंदिर लेके जाते हैं। कोई सवाल नहीं उठाता इस पे कि अरे आप तो साइंटिस्ट हैं, आप मंदिर क्यों चले गए। अरे वो उसका स्पिरिचुअलिटी वहां से आता है, आने दो ना उसको। हु एम आई एज अ साइंटिस्ट टू टेल यू कि मेरी स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी कैसे आनी चाहिए। यू डिसाइड योर स्पिरिचुअलिटी, यू फील गुड अबाउट इट, डू इट, है ना। अगर हम नारियल भी फोड़ रहे हैं सैटेलाइट पे तो कोई ये ना कहे हमें कि वो आपने तेजस पे नारियल क्यों फोड़ दिया भाई, टीका क्यों लगा दिया। अरे भाई उसकी स्पिरिचुअलिटी वहां से आती है, करने दो ना उसको। तुम्हें नहीं समझ में आता मत करना। यस, इंडिविजुअलिटी है ये आपकी, तो दिस योर माय कंट्री एंड माय कल्चर एंड माय जो धर्म है हमारा भारत का वे ऑफ लिविंग, वो ये सिखाता है। और ये मुझे बाध्य भी करता है कि मैं आपकी चीज को रिस्पेक्ट करूं, और मुझे अधिकार देता है कि मुझे जो करना है आप करने दो, अनलेस वी आर नॉट हार्मिंग ईच अदर। एंटी पैरेलल नहीं जाना चाहिए, दुश्मन नहीं बनना। इसलिए सिविलाइजेशन चल पाई, अदरवाइज तो मार काट के खत्म कर चुके होते हैं हम लोग। नहीं, वेदों के बारे में कहा जाता है कि वो अपौरुषेय हैं, बट नो डाउट जैसे और ग्रंथों में चेंजेस होते रहे हैं। अब हम जो वेदों में जाते हैं, आई डोंट एग्री विद दैट लास्ट पार्ट ऑफ योर्स। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा इसलिए जाता है ताकि कोई आदमी क्रेडिट ना ले। हाँ, जहां किसी ने क्रेडिट लिया फिर अगला बदल नहीं पाएगा उसको। तो ये कहना इसलिए भी आवश्यक है बिकॉज एक ये हो सकता है कि इंसान ने नहीं किया, एक ये हो सकता है कि ये इट्स अ डिवोशन, इट्स सच अ डिवोटेड थिंग कि मुझे नाम ही नहीं चाहिए किसी इंसान का, आई डोंट नीड इट। सो इसीलिए व्हेन यू से समथिंग कि इसको लिखने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कलेक्टिव ह्यूमन वेल्थ है। Yes, यही कहा जाता है कि वेद व्यास ने संकलन किया, जगह जगह जाके ढूंढा, जोड़ा, एक जगह लिख के दे दिया कि दिस इज। हाँ, इट्स अ कलेक्टिव ह्यूमन वेल्थ, इट्स नॉट इट डजंट बिलोंग टू एनीवन। और इसलिए इट अगर कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए तो हम और नई किताब लिखेंगे, और भी वेद अंतिम पुस्तक थोड़ी ना, उसके इंटरप्रिटेशन कितने आए, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आए उसके। और आज भी आती है, इंग्लिश में आती है। आज भी हम जो पढ़ते हैं वो इंटरप्रिटेशंस ही पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशंस, और किसी न किसी और के इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। दे मे डिसएग्री विद ईच अदर, दैट्स ओके, राइट। हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है आज तक की भारतीय परंपरा की, वो ये है स्पिरिचुअल थॉट के अनुसार कि हम अपने फेलियर से सीखते आए हैं और हम अपने फेलियर से सीखते जा रहे हैं। और दूसरा, हम जो भी करेंगे और जो भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो जन कल्याण में हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली भारतीय इंडियंस, इट्स अबाउट, क्योंकि हमारे यहाँ का ही थॉट है दैट इज वसुदेव कुटुंबकम।